प्रतापगढ़ से आपका आभार, एक और मेरा नाम ले लो। अच्छा अभिषेक जैन ले लियो तेरो नाम यार, तू ही के याद रखेगो। राम राम। गढ़ तो चित्तौड़, हाँ लाइन भी बोलूंगा तन इतनी आवे, मैं आगे भी बोलूंगा। राकेश सारण, आगे की लाइन नहीं आती तेरे को। इंडियन हिस्ट्री की अभी कोई बुक नहीं आई है, टाइम लगेगा। तमिलनाडु से लाई हूं, आपकी क्लास से हमेशा अटेंड रहता हूं। और भाई तमिलनाडु केक रह रहा है, कड़वास रहा तमिलनाडु केक रहे। गुरुजी मातरकुंडिया चित्तौड़ से विनोद जाट, थैंक यू जाट, विनोद जाट। शुरू करूं क्या? एक के हो गए जल्दी में आज तो। जब आप आते हो तो हमारा मन खिल उठता है। आहा हा, क्या बात है, वाह मुकेश के बात बोली है, शानो रहे। एक दो शेयर करो तो कर दो, फिर बढ़ाना शुरू करूं। कोई समस्या कोई वगैरह हो, मैं कमेंट इसलिए देख रहा हूं कि कोई बात है आपकी जिस पे हम अमल करें, कि उस हिसाब से देख रहा हूं। अच्छा 200 लाइव है मीणा जी, ठीक है जी। राम 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 राम। सर पटवारी का मौका ज्यादा है या रीट में, प्लीज बताएं। इट्स डिपेंड यू, रोजगार इस ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे पटवारी का सिलेबस बहुत ईजी हो गया है, और रीट के अंदर भी आपको बहुत सारे नए सिलेबस चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन देखो पद तो ज्यादा रीट में है, पटवार में पद कम है। और फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस नौकरी में जाना चाहते हो। करूं शुरू? चलो शुरू करूं फिर। सर मैं पाकिस्तान से हूं, राजकुमार कुमावत। अरे भाया क्यों डरावे रहे लोग, जांच बैठ जाएगी मार पर। अच्छा फूल चमन, फूल कहते हैं चमन बदल गया, तारे कहते हैं गगन बदल गया, मैं कहता हूं आपके आने से हमारा घर ही बदल गया। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छुरे। चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। चलो फिर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है, कहीं नहीं जाना है जब तक ये टॉपिक चलेगा, किसी को हिलना भी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। बहुत सारी नई नई बातें बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट दुर्ग है ये, इसीलिए चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के बाद में लगभग आपके दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जोधपुर के वो जैसलमेर बीकानेर वगैरह दुर्ग बचे हैं, वो पढ़ के फिर दुर्ग का एक टेस्ट लूंगा। और इसके बाद दुर्गों का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी मिशन, हाँ ठीक है जी। चल तो शुरू करता हूं। कौन सा दुर्ग पढ़ना है? चित्तौड़गढ़ पढ़ना है। और इसके बारे में जो कहावत आती है, वो अबुल फजल ने तो इतना ही कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब तो गढ़िया। और वहां वालों ने एक लाइन और जोड़ दिया आगे कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पिदिया। अगली लाइन था नावे को नहीं, मैं आज सिखाती था। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़िया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पिदिया। चलो शुरू करा फिर। भाई बहुत ऊंचो है, कौन से पठार पर है? मेसा पठार पर। 720 मीटर तो ऊंचो बता मेसा पठार पर। मेसा पठार के ऊपर दुर्ग बनेड़ो है। और दुर्ग का पहली तो 7 दरवाजा में, दरवाजा को जिक्र तो बाद में करांगा आपा। फिर ऊपर यो दुर्ग बनेड़ो से यो लो। सबसे पहले किसने बनवाया? बात तो यही मैंने, इस दुर्ग के 2 नाम आएंगे, चित्रांग या चित्रांग मौर्य। कई बार आरपीएससी को बड़ा मजा आता है स्टूडेंटों को परेशान करने में, लेती है मजा ये भी। तो इसने एक बार प्रश्न पूछा कि चित्तौड़ दुर्ग किसने बनवाया, और उसने क्या किया, ऑप्शन के अंदर क्या दिया पता है क्या? चित्रांग अलग दे दिया, चित्रांगद अलग दे दिया। अरे भाई यो किंगो बाजे है, चित्रांग अलग दे दिया और चित्रांगद अलग दे दिया। कोई चित्रांग करके आ गया, कोई चित्रांगद करके आ गया। अब आरपीएससी ने जो भी माना, मान ले चित्रांगद मान लिया, तो चित्रांग पे ऑब्जेक्शन उठ गया। हाईकोर्ट ने पूछा अरे के लोचो है, क्यों परेशान करो कि नहीं, जब थान खुद नहीं कौन बेरो कहेंगे उत्तर की है, चित्रांग है चित्रांग दे, तो इसका प्रश्न दो ही क्यों? इसके बाद नियम बना दिया कि ऐसा कोई विवादित प्रश्न नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये दोनों आ गए, तो अब नहीं आएगा, अब किसी प्रकार का ऐसा विवादित क्वेश्चन नहीं आएगा। दोनों ही सही है, चित्रांग भी सही है और चित्रांगद भी सही है।
अब देखो, अब लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है पता है क्या? चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता वैसे कुंभा को माना जाता है। तो आप दोनों ही ध्यान रख लेना, चित्तौड़ दुर्ग। और सबसे पहले ये तो बना लिया हमने 7 दरवाजे, मेसा पठार के ऊपर हम चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हमने प्रवेश कर लिया। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग के कुछ उपनाम है, वैसे तो नहीं पूछे गए लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना। चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट भी कह सकते हो आप, सिरमौर दुर्ग भी कह सकते हो, राजस्थान का गौरव भी कह सकते हो। सर गौरव क्यों है? गौरव तो है ही, हम तो घमंड करते हैं जी चित्तौड़गढ़ पे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ ने बहुत कुछ देखा है। चित्तौड़गढ़ ने इतना सहन किया जितना राजस्थान में किसी ने किया ही नहीं। इसने 3 साके सहन किए चित्तौड़ ने, पता नहीं कितने आक्रमण सहन किए। हम जब इतिहास पढ़ाते हैं तो चित्तौड़ का 3रा साका जब पढ़ाते हैं तो शानदार तरीके से माहौल बनता है, क्योंकि हम गौरव करते हैं चित्तौड़ के ऊपर। तो राजस्थान का गौरव बाजरा भी है, ध्यान रहे। राजस्थान का गौरव खेजड़ी भी है, ये भी ध्यान रहे। चित्तौड़ भी राजस्थान का गौरव है, बाजरा भी है, खेजड़ी कोई चीज और भी हो सकती है राजस्थान का गौरव। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। दक्षिणी पूर्व का द्वार भी आप कह सकते हो इसे, और दुर्गों का दुर्ग भी आप इस दुर्ग को कह सकते हो। और बाकी इस लाइन सबको पता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़िया। गुरुजी कितोक बड्डो है वो दुर्ग? आगे चला, ये दुर्ग ने सिर्फ एक बार प्रारंभिक बातें बताई, अगली बात अगले पेज पर बताऊंगा। ओ लो मेसा पठार, और मेसा पठार पर ओ लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इतो तो लंबो है टाबरो, इतनो चौड़ो है टाबरो, लगभग का 8 किलोमीटर तो लंबो है, 2 किलोमीटर चौड़ो है। अब उस दुर्ग की सबसे विशेष बात क्या है? सबसे पहले आप इसी चीज पर गौर किया करो। देखो क्या विशेष बात है। सबसे बड़ा दुर्ग, बिल्कुल विशेष बात है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, और के एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है और आज भी होती है। आज भी आप चित्तौड़ दुर्ग में जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल आपको फसल उगी हुई दिखेगी, कहेंगे कि यहाँ के नॉर्मल जो आसपास के भील वगैरह लोग हैं उनके ये जमीनें हैं जो पहले से दी हुई राजा महाराजाओं की, जो आज भी चल रही है। तो चित्तौड़ दुर्ग में खेती होती है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है ये, लिविंग फोर्ट समझ गए, जिसमें जनता रहती है वही लिविंग। आज भी लगभग चित्तौड़ में 5000 जनता रहती है, ये भी एक अलग बात है। फिर चित्तौड़ की सबसे विशेष बात, चित्तौड़ दुर्ग ने 3 साके देखे हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा साके इसी दुर्ग में हुए हैं। अब मैं तीनों साकों का आपको कहानी तो नहीं बता सकता, क्योंकि तीनों साकों का जिक्र करें तो बहुत टाइम चाहिए, कम से कम हर साके में 1 घंटा लगता है। लेकिन मैं तीनों साकों की इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां रख दूंगा, तीनों की तीनों। चलो तीनों साकों का एक साथ बताता हूं, देखो कैसे। पहला साका, दूसरा साका, तीसरा साका। साके की सबसे पहले सन याद करनी पड़ती है, फिर ये याद करना पड़ता है कि किस शासक के समय हुआ था वो साका, फिर हमें यह याद करना पड़ता है कि भाई किसकी वजह से हुआ था वो साका। समझो, सबसे पहला साका तो हुआ था 1303 में। ये दोनों साके महाराणा सांगा के दोनों पुत्रों के समय हुए थे। तो पहला 3 में हुआ, दोनों महाराणा सांगा यानी ये दोनों जो हुए हैं वो तो 1500 में हुए, कंटिन्यू हुए विक्रमादित्य, और उसके बाद कंटिन्यू महाराणा सांगा के दोनों पुत्रों। 5 फॉर्म भर सकते हैं क्या? 50 भर दे भाई, सरकार को तो इनकम चाहिए, तेरे जच्चे उतने भर, तेरे पास पैसे जब तक है तब तक भरता जा चाहिए। सरकार को मतलब सिर्फ पैसे से है, और उसे एक फार्म कितने भरे जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देख, पहला साका तो 1300 में हुआ, ये दोनों महाराणा सांगा के पुत्रों के समय हुए थे, दोनों विक्रमादित्य और उदय सिंह। पहला 3 में हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लो जी, इन दोनों की सन भी बाहर आ गई निकल के। पहला साका 1303 में, दूसरा साका दोनों 1500 में कंटिन्यू हुए, 1534, 35, 1567, 68। अब गुरुजी अगर दोनों डेट आ गई, 34 अलग आ गई, 35, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो साका हुआ था बहादुर शाह ने पहली बार चित्तौड़ को घेरा था 34 में, फिर वापस चला गया था 35 में, दोबारा आया, तो 35 डेट सही है। अगर 67, 68 दोनों डेट आ गई तो
अलग अलग, तो फिर 68 सही है, क्योंकि अक्टूबर में 68 में चित्तौड़ को अकबर ने घेरा और जो साका हुआ था वो फरवरी 68 में हुआ था, तो जो साका की डेट है वो तो 68 है, लेकिन ये दोनों डेटें साथ में लिखी जाती है। शासक कौन था? सबसे पहले वाले में तो पद्मनी का पति था कौन? रतन सिंह, यानी ये रावल शाखा के समय हुआ था, और ये जो है वो सिसोदिया वंश में हुआ, ये गुहिल वंश का था। दूसरा शाखा तो है वो विक्रमादित्य के समय हुआ, विक्रमादित्य, मीरा का जो देवर था वो विक्रमादित्य, जिसकी हत्या बनवीर ने की थी। और तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह के समय हुआ, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक है, आक्रमण किसका हुआ? पहले शाखे के समय तो अलाउद्दीन खिलजी था ही, दूसरे के समय गुजरात का बहादुर शाह था, और तीसरे के समय अकबर था। लेकिन रानियां याद करो तो पहले वाली रानी तो सबको पता है कि पद्मिनी के समय हुआ था। इस समय राजकार्य यह है, क्योंकि विक्रमादित्य अयोग्य शासक था, उम्र कम थी, 17 साल का था, तो राजकार्य राजमाता कर्मावती चला रही थी, कर्मावती सांगा की पत्नी, तो राजमाता कर्मावती चला रही थी। तो यह शाखा वैसे किसके समय हुआ? कर्मावती के समय। और ये शाखा जो हुआ था वो किसके समय हुआ? वो उदय सिंह नहीं थे, यहाँ जयमल और फत्ता थे, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। पहले शाखे के समय 1600 रानियों ने जोहर किया, दूसरे के समय 13,000 रानियों ने जोहर किया, और तीसरे के समय 700 रानियों ने जोहर किया। तो वैसे तो सबको आती है, लेकिन मैंने एक साथ बता दी इसको कि ठीक है, अच्छा लगे। अब किसी को यहां से कोई प्रश्न पूछना हो पूछो, फिर मैं आगे चलूं। करो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। वाह, हाँ, तो आपने रामेश्वर पार जी कह रहे हैं कि रविवार का दिन था, खेल रहा था क्रिकेट, दोस्त तेरी याद में मेरा उड़ गया विकेट। वाह यार, गजब यार, क्या बात है। कुछ पूछना है क्या? सर जोहर क्या है? जोहर और साके की मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, वो समझो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां इस बात को मैं नहीं खींचना चाहता, टाइम खराब करने वाली सी बात है। मैंने वीडियो डाल रखा है, वो देख लो आप एक बार। फर्स्ट ईयर वाले, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले रीट के लिए क्वालिफाई है क्या? नहीं है, फाइनल वाले हैं। पूछना है और पूछना है? सर आपके हिंदी टॉपिक पूरे आए थे एसआई में? हाँ मुझे पता है, हिंदी के मैंने जितने टॉपिक डाल रखे थे, हिंदी का एक भी पर्सन, तभी तो एसआई के ज्यादा फैन है, क्योंकि एसआई में हमारा मैटर बहुत आया था, और मुझे खुद पता है इस बात का। एक एक टॉपिक वाइज बता सकता हूँ, ये पर्सन इस टॉपिक में यहाँ है, क्योंकि हिंदी पूरी डाल दी थी। तो अब तो एसआई का हमने ऑनलाइन बैच चला लिया है, वो भी चल रहा है, और उधर हिंदी वो पड़ी हुई है पूरी। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब उदय सिंह ने किसको शरण दी थी? बिल्कुल, उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को शरण दी थी, और गुजरात के बाज बहादुर को शरण दी थी। ठीक है सर, महाराणा प्रताप की जाति क्या? महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया वंश से थे, इसी वंश से थे, यानी ये तो जो है गुहिल वंश है, और ये सिसोदिया वंश है, वो सिसोदिया वंश से थे। सिसोदिया सरदार बोला जाता है ना उन्हें। कोई समस्या नहीं है तो आगे चलूं, मैं आगे की बातें बताऊं। ये कुर्बानी है मेरे देश के लिए, जरूरत आने पर मैं जान दे दूंगा अपने वतन की। अब भाई कौन मांग रहे जाने? 73,000 क्या है? अरे 73 नहीं है, 13 है, वो मिटता नहीं है ना, इससे मिटाना पड़ता है इधर से। 13,000 रानियां हैं, 13,000 रानियों ने जोर किया था। सबसे बड़ा साका माना जाता है। दूसरा, सर महाराणा प्रताप की पत्नी फूल कंवर थी था? नहीं, इस समय महाराणा प्रताप नहीं है, इस समय कुंवर प्रताप थे वो। ये जो फूल कंवर है, अरे उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग जो है ना वो छोड़ दिया था अकबर के आक्रमण के समय, वो तो पहाड़ियों में चले गए थे, और दुर्ग की जिम्मेवारी जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप के गए थे। तो ये जो फूल कंवर है वो फत्ता सिसोदिया की पत्नी है। ठीक है, साथ क्या लिखा है? चले आगे, आगे चलूंगे, इजाजत दे दिया करो रे, चलो आगे, चलो चलते हैं फिर। ठीक है, फत्ता की पत्नी फूल कंवर है, बता दिया ना।
सर केसरिया विक्रमादित्य ने नहीं किया, विक्रमादित्य ने नहीं किया, विक्रमादित्य के अरे ठीक है, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर। इस समय राजकार्य राजमाता कर्मावती चला रही है। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही बच्चे थे, दोनों ही कर्मावती के पुत्र है। तो कर्मावती हाड़ी रानी थी, तो कर्मावती ने क्या किया, दोनों पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया, ननिहाल। और उस समय चित्तौड़ का कार्यभार है, मैंने शासक बताया है, उस समय चित्तौड़ का जो कार्यभार संभाला था वो देवलिया के बाघ सिंह ने संभाला था, और यहां केसरिया जो हुआ था वो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। जैसे यहां पर उदय सिंह ने केसरिया नहीं किया था, यहां पर केसरिया किसने किया था, जयमल और फत्ता ने किया था। यानी ये दोनों जो है ना केसरिया इन दोनों ने नहीं किया था, समझ गए। ठीक है, चलो आगे आगे चलो, इजाजत दो। जय हिंद। ठीक है, क्या पूछ रहे हो, पर्सन भी आपके क्या पूछ रहे हैं। अर्धी घाटी 18 या 21 दोनों सही है, दोनों डेट कभी साथ में नहीं आएगी। कोई इतिहासकार 18 कहता है, कोई 21 कहता है। हाँ स्क्रीनशॉट ले ले मुना, ओ लगनो ही साइड में हो गयो, ले ले। ठीक है, कुछ पूछना है। सर विक्रमादित्य का सेनापति बादल सिंह, बादल सिंह नहीं है दोस्त, बाघ सिंह है। देवलिया का बाघ सिंह है जो खानवा युद्ध में भी सांगा के साथ गया था। ठीक है, बादल सिंह नहीं है। तीसरे में 700 रानियां थी, 7000 नहीं। सर पहले में 1600 या 16000, बिल्कुल। पद्मनी पे कई ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथ में 16000 भी है, लेकिन नहीं मान सकते, इतनी जनसंख्या तो क्या हो सकती है उस समय, इसलिए 1600 ज्यादा सही है। बाकी दोनों ही आती है, किसी ग्रंथ में 16000 है, किसी में 1600 है, लेकिन 1600 ज्यादा सही है। ठीक है, चलो आगे चलो। हाँ गुरुजी चलो, बोलो, टेम लगा दियो आप आएंगे मां साके जोर में। चलो अब हम चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो चीजें हम देखेंगे। देखो जयमल और राठौड़, जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, उनकी छतरियां हैं क्योंकि वो यहां पर वीरगति को प्राप्त हुए। इस दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है। सर तुलजा भवानी कौन है? शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी ही है। सर ये मंदिर किसने बनवाया? ये उसने बनवाया था जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। ये आ रही है इल्लो दब जाएंगे। ये वही है जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी, बनबीर। यानी तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया था? बनबीर ने। इस मंदिर में श्रृंगार चंवरी मंदिर भी है। सर ये श्रृंगार चंवरी क्या है? वर्तमान में तो ये एक जैन मंदिर है, लेकिन ये कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी भी बोला जाता है। बड़ी ही विदुषी महिला थी, उसके विवाह की चंवरी थी। बाद में रमाबाई की अपने पति के साथ बनती नहीं थी, तो रायमल के समय वापस आ गई थी और उसे जावर का परगना दिया गया था। ठीक है जी, ओके आगे चलूं। हाँ गुरुजी, इसमें कुंभा स्वामी मंदिर भी है और इसमें मीरा मंदिर भी है। सर ये मीरा मंदिर किसने बनवाया? मीरा मंदिर दोस्तों कुंभा ने बनवाया था। वैसे कुंभा की मृत्यु 1433 में हो गई थी, मीरा का जन्म 1498 में हुआ था। सॉरी, कुंभा की मृत्यु 1468 में हो गई थी, 33 में तो उसका शासन काल है। 1468 में हुई और मीरा का जन्म 1498। जब कुंभा की मृत्यु हुई तब तक मीरा तो जन्मी नहीं थी। फिर मीरा मंदिर कैसे बनवा दिया? बड़ा ही कंफ्यूज वाली बात है। तो कुंभा ने तो एक कुंभा स्वामी मंदिर बनवाया था, बाद में मीरा इसमें बैठ के पूजा करती थी तो वो मीरा मंदिर नाम से फेमस हो गया। टोड ने गलती कर दी इतिहास लिखते समय। टोड ने लिख दिया कि मीरा कुंभा की पत्नी थी। हो सकता है इसी वजह से वो कंफ्यूज हो गया होगा, किसी ने बताया होगा टोड को कि ये मीरा मंदिर है, कुंभा ने बनवाया। तो टोड अपनी पुस्तक में ये लिख के गया है कि मीरा कुंभा की पत्नी थी, जबकि ये भोजराज की पत्नी थी। ध्यान रखना, भोजराज को, सांगा की पुत्र वधू थी मीरा। चलो आगे क्या है? मीरा मंदिर है। और क्या है? बाण माता का मंदिर है। सर बाण माता कौन है? बाण माता सिसोदियों की कुल देवी है, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, जबकि इनके आराध्य देव तो एकलिंग जी ही है। और अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है।
सर ये अन्नपूर्णा का किसने बनवाया? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था हमीर ने। हमीर कौन है? ये वही हमीर है जिसने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। ये सिसोदास ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पोता और हरि सिंह का पुत्र था हमीर, जिसने दोबारा चित्तौड़ पर अधिकार किया। और इसी हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। बात पल्ले पड़ी गई। अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आगे चलो आगे की मैं बात बता रहा हूं। अब जो बात बता रहा हूं उसमें कान लगा के ध्यान से सुनना है। अभी क्लास में बच्चे 2400 ही आए हैं, कम कैसे हैं? थोड़ा शेयर कर दो। काम की बात बता रहा हूं, कई कंफ्यूज दूर हो जाएगी। कमेंट तो वो बता रहे हैं अभी। इस तरह सताने की जरूरत क्या थी, मेरे दिल को जलाने की जरूरत क्या थी? अगर नहीं इश्क तो कह दिया होता अपनी औकात दिखाने। अरे भाई शायर पढ़ ले रहे, किमी काम को नहीं आओगी जक्की खातर शायरी लिखे नहीं। थोड़े दिना बाद में सूचना मिलेगी कि दूसरो टाबर हो गया ऑपरेशन हो। मुना पढ़ ले रहे। अच्छा जोधपुरा आ गया कि बढ़िया है। दुरीना डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे सबसे ज्यादा राजस्थान में टॉप में जाने वाले हैं हम तो। 5 लाख से ऊपर डाउनलोड हो गए, तेरा डाउनलोड ही नहीं हुआ अभी। सर पृथ्वीराज की कास्ट क्या थी? पृथ्वीराज अजमेर वाले। चलो शुरू करते हैं। चलो, हम अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। अरे फिक्र तो वो करो जो बोलते कुछ है, कहते कुछ है, होते कुछ है। अरे भाई किंग सा के शायरियां चल रही है। चलो छोड़ो, हाँ शुरू करो। हाँ चलो देखो, चित्तौड़ दुर्ग में 2 चीजें हैं, उनकी मैं आज आपको कंफ्यूज दूर करूंगी जो आपके हमेशा ही रहता है। चित्तौड़ दुर्ग में एक तो है विजय स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ। ध्यान से समझ लेना। अब कमेंट मत पढ़ना, कमेंट मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान से समझो। समझाता हूं मैं, कमेंट मत करो, समझो इस चीज को। देखो चित्तौड़ दुर्ग आप समझ जाना, मैं सीधी बना रहा हूं। चित्तौड़ दुर्ग में एक तो है विजय स्तंभ। ये मैं विजय स्तंभ बना देता हूं। पहले विजय स्तंभ का जिक्र करते हैं, फिर करेंगे हम कीर्ति स्तंभ का। विजय स्तंभ जो है 9 मंजिली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लो जी 9 विजय स्तंभ है। और इधर चलो, चित्तौड़ दुर्ग में एक और चीज है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो जी, ये है कीर्ति स्तंभ। ढंग से समझना इसको। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कई बार गड़बड़ हो जाती है और कुछ किताबें इन्हें एक ही कर देती। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ कुंभा ने बनवाई। कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बनवाई। कौन सी विजय? सारंगपुर विजय या मालवा विजय, जो इसने 1437 में मालवा शासक महमूद खिलजी को हराया था। और विजय के उपलक्ष्य में बनी, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। ये कुंभा ने बनवाई। 37 में विजय की थी, 1440 से 48 के बीच में बनवाई थी। ये कुंभा ने नहीं बनवाई। कुंभा से 12वीं शताब्दी में, कुंभा से 200 साल पहले बनी हुई है। ये कुंभा ने बनवाई, ये कुंभा ने नहीं बनवाई। ये 9 मंजिला है। इस पर 90 लाख रुपए खर्चा आया था। इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है और इसकी 9वीं मंजिल पर भी कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ ही है। दोबारा समझो, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला और 120 से 122 फीट ऊंची है, जबकि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला और 75 फुट ऊंची है। विजय स्तंभ 9 मंजिला,
कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल। ये 120 फुट है, ये 75 फुट है। ये कुंभा ने बनवाई, ये कुंभा ने नहीं बनवाई, ये किसी विजय के उपलक्ष्य में बनी है, वो जैन धर्म से संबंधित है। पहले मैं इसका जिक्र करता हूं आगे का। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कुंभा किसका भगत था, क्योंकि मेवाड़ वाले सब एकलिंग जी के भक्त थे, लेकिन कहते हैं कि कुंभा तो विष्णु का भक्त था। कुंभा जो कुछ भी बनवाता था उसके आगे विष्णु की मूर्ति लगाता था। इसके आगे भी लगी, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, विष्णु ध्वज है। समझे क्या? ये कुंभा ने बनवाई, ये जैन व्यापारी जिज्जा ने बनवाई। यानी जिज्जो इंगो नाम है वो, कि जिज्जो को नहीं नाम है इंगो जिज्जो। ये कुंभा ने बनवाई, वो कुंभा ने नहीं बनवाई। और क्या चीज है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता की मूर्ति है, इसीलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ कुंभा ने बनवाई, वो कुंभा ने नहीं बनवाई। ये 9 मंजिला है, वो 7 मंजिला है। ये 120 फुट है, वो 75 फुट है। इसमें 90 लाख खर्चा लगा। इसका संबंध कुंभा के साथ है, उसका कुंभा के साथ नहीं है। अब मैं फिर कंफ्यूज करूंगा आपको। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, लेकिन अब फिर वो आपसे एक चीज और पूछेगा जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति। अब फिर गड़बड़ होगी, अब फिर गड़बड़ होगी। ये गड़बड़ हुई, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। मेरे दोस्त, आपने ये पूछा है कि सर पृथ्वीराज चौहान की कास्ट बताओ, इतिहास के व्याख्याता है, आप ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बात आपकी जायज है, लेकिन ये एक विवादित विषय बन गया अब, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। भाई ठीक है, इस पर दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे, और ऐसा पृथ्वीराज रासो के 1-2 ग्रंथ में गुज्जर सम्राट नाम आया है, इस आधार पे हुआ है। लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, बिना मतलब विवादित बात नहीं लेना चाहता। कुछ भी बोलना पड़े फिर बात विवादित आती है, पक्ष विपक्ष, फिर बिना मतलब पृथ्वीराज रासो पढ़ना पड़ेगा लाके। तो इससे अच्छा है कि मैं इस पर चर्चा ही न करूं। ये एक भारतीय था, बस इतना ध्यान रखो। देश के लिए गया था गोरी से लड़ने के लिए। क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे किसी भी जाति का कह दो। एक बार एक राइटर थी, उसने लिख दिया था कि महाराणा प्रताप भील थे। लोग गए और उस पर ऑब्जेक्शन उठा, तो क्या फर्क पड़ता है, सबके इस देश के पुत्र थे, हर कोई महान राजाओं से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे। भाई ये मान लो कि वो भारतीय थे, देश के लिए लड़े थे, और उस समय जितने भी लोग हैं उन सब के वो पुत्र के हिसाब से लड़े थे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कहें किस जाति से। मैं कह देता हूं चारण थे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे की जाति, यार किसी जाति से हो, वो देश के लिए लड़े थे, बस ठीक है, इतना ही काफी है। चलो हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या बता रहा था, वो जो बता रहा था वो बुला दिया आपने बात। हाँ हाँ, इस पर पहला आक्रमण वगैरह उनका जिक्र करेंगे, अभी जिक्र नहीं किया मैंने, ठीक है। अब एक चीज और आ गई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये क्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की कीर्ति का बखान किया गया, यानी कुंभा ने कौन सी विजय प्राप्त की, कौन सी उपाधियां, तो कहां हो सकती है। मैंने एक बात पहले ही काट दी कि इसका कुंभा के साथ कोई संबंध नहीं है, जैन धर्म से है। तो विजय स्तंभ की कुंभा की कीर्ति बहुत ऊंची गई, तो विजय स्तंभ की ऊंचली ऊंचली मंजिल 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है, जो किसने लिखी थी, अत्रि और महेश ने लिखी थी। ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछ लिया, अत्रि महेश, और एक बार तो उसने अत्रि महेश ऑप्शन नहीं दिया। अब मुझे बताओ कि जब अत्रि महेश उसने ऑप्शन नहीं दिया तो क्या दिया, अब बताओ उत्तर मुझे क्या होगा।
वास्तुकार बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार इसका है जेता, मापा, पामा, पुंजा। सगड़ा नाम याद कर ली तू, एक जेता सीखे लेकिन सारा याद कर ली, जेता, मापा, पामा, पुंजा, जेता, मापा, पामा, पुंजा। अब बताओ मुझे, अत्रि महेश अगर ऑप्शन नहीं दिया उसने, एक बार एग्जाम में बहुत बार पूछा, तो क्या ऑप्शन दिया? आवाज कट रही कैसी है, अभी चेक करता हूं। हाँ जी, अत्रि महेश अगर ऑप्शन नहीं, आवाज तो नहीं कट रही, बताओ। अत्रि महेश ऑप्शन नहीं दिया तो क्या दिया उसने? अरे वाह, नरेश कुमार गोदारा ने बताया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जेता, मापा, पामा, पुंजा, बिल्कुल एक ही। ठीक है, देखो सुनो, अब मैं तभी तो इस बात का विवाद नहीं लेना चाहता था। आपने पृथ्वीराज की जाति पूछी, अब नीचे कमेंट आ गए, कोई कह रहा है ये, कोई तो वो बंद करो इसको। जो भी थे भारतीय थे बस। देखो क्या बता रहा, अगर अत्रि महेश ऑप्शन नहीं है तो अत्रि महेश को साथ में एक साथ अगर लिखे तो इन दोनों को अभी कवि कहा जाता है। तो ध्यान रखना एक बार, अभी कवि भी उसने अभी कभी भी दे दिया था। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां। सही क्यों नहीं चल रहा है ये? बिल्कुल 157 सीढ़ियां हैं। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, अभी पूरा नहीं हुआ है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अब मैं एक साइड में इधर, ये भाई हो, अरे मैं क्या दबा दियो। हाँ अभी क्या चल रहा है इधर? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, सॉरी, विजय स्तंभ अभी पूरा नहीं हुआ है। विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ। और इधर क्या था? कीर्ति स्तंभ। दोनों को मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है। अब एक बार प्रश्न पूछा था पटवार के अंदर, वो ये पूछा था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। देखो सीधा सीधा याद करो ना, ये देखो ऐसे ही तो है, कीर्ति स्तंभ ऐसे ही तो है। ये क्या है? ये अपने इंग्लिश में एक को यही तो लिखी जाए, ये प्रथम जैन तीर्थंकर को समर्पित है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? प्रथम का मतलब शुरुआत को मतलब आदि। कौन है? आदिनाथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऋषभदेव। सर ये भी तो एक है, बिल्कुल, वो भी एक को सो बन रहे। इन ऊपर 1 रुपये की डाक टिकट जारी हो रही है। विजय स्तंभ पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हो। वो इस प्रॉब्लम आ रही है कि देखो कई कमेंट आ रही है। चलो अब मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपको रटनी है, और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। देखो कौन कौन से। सबसे पहले किस पर है ये कमेंट? ध्यान रहे ये कमेंट जो है वो विजय स्तंभ पर है। पहला कमेंट दिया टोड ने। इनको भैया रट लेना, लिख लेना मैं जितने भी कमेंट है, क्योंकि विजय स्तंभ इंपोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। अब समझो इसको दोबारा। टोड ने विजय स्तंभ के लिए क्या कहा? टोड ने विजय स्तंभ के लिए कहा कि विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। इनको लिख लेना ढंग से। फर्ग्यूसन ने क्या कहा? ये कला मर्गीय था फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन के समान बताया। आरपी व्यास ने क्या कहा? आरपी व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा, आप इनको लिख लेना, 2-3 बार पढ़ना। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा। अनुपम निधि। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने क्या कहा? सीमा राठौड़ ने कहा संगीत की भव्य चित्रशाला। अभी कमेंट पूरे नहीं हुए। विजय स्तंभ पे और भी कई कमेंट है। ओझा ने क्या कहा? डॉक्टर ओझा ने कहा पौराणिक
देवताओं का अमूल्य कोष, यानी पुरानिया देवता सगड़ा अठी मिल गया भाई। गोपीनाथ ने क्या कहा, सारे याद करने हैं आपको। गोपीनाथ ने कहा लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच। उपेंद्र ने क्या कहा, उपेंद्र डे ने कहा विष्णु ध्वज। समझे आगे, बहुत है कमेंट, इतना क्यों याद करी जाएगा, करना पड़ेगा नौकरी लागण खातो। सर चित्तौड़ दुर्ग किस वंश का बनाया है? चित्रांग या चित्रांग जो था ना वो मौर्य वंश से था, तो मौर्य वंश का बनाया हुआ है। सर इस पर बाद में किसका अधिकार? चित्तौड़ दुर्ग है वो बड़ा ही अदर जुल में रहा, कभी किसी के पास कभी किसी। देखो सबसे पहले मेवाड़ वालों की राजधानी नागदा थी, बप्पा रावल ने मेवाड़ वालों की राजधानी नागदा बनाई। फिर दूसरी राजधानी मेवाड़ वालों की आहड़ बनी जो अलट ने बनाई, और तीसरी राजधानी जो है वो मेवाड़ वालों की वो बनी थी चित्तौड़। पूछ लिया तो मैं पूरा ही बता देता हूं। चित्तौड़ जो राजधानी है वो किसने बनाई थी? वो दोस्त जेतर सिंह ने बनाई थी। और गोपीन दशरथ शर्मा जो है वो चित्तौड़ का प्रथम विजेता जेतर सिंह को ही मानता है। कीर्ति स्तंभ किस सन में बना है? 12वीं शताब्दी नाम आता है इसमें, वैसे सन का नाम नहीं आता। 12वीं शताब्दी में बनी थी, जैन व्यापारी जीजा ने बनवाई थी। हाँ, पांडु बहुत सारे दरवाजे हैं। पांडुपोल दरवाजे के ऊपर बाघ सिंह की छतरी है, भैरूपोल पे कल्ला राठौड़ की है, तो वो ध्यान कर लेना। देखो सर नहीं समझ में, देखो चलो दोबारा समझाता हूं, इस चीज को लिख लेना भी, आप कहने ही लग गई राजधानी के लिए। देखो मेवाड़ लिख लेना, ठीक है। इधर मैं शासक लिखता हूं और इधर राजधानी लिखता हूं, ठीक है। समझो, सबसे पहले मेवाड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाई? नागदा, ठीक है। उसके बाद में आया अलट। अलट ने राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। फिर कौन आया? जेतर सिंह। और जेतर सिंह ने राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को। सर कैसे याद करें? मेवाड़ गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, सबको पता है। और मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा। ए आ ऐसे याद कर लेना। अलट ने आहड़ को, ए आ। चित्तौड़ के ऊपर 2 मात्रा है और जेतर सिंह के ऊपर भी 2 मात्रा, ऐसे याद कर लेना। जेतर सिंह जिसके समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है। सर आगे की ओर बताओ राजधानी, अभी बताता हूं। जेतर सिंह के बाद में राजधानी जेतर सिंह रहेगी। जेतर सिंह रहेगी कब तक रहेगी? फिर सिसोदिया राजवंश आ जाएगा। सिसोदिया में राणा हमीर, खेता, लाखा और लाखा का बेटा मोकल और फिर कुंभा। कुंभा के समय राजधानी कुंभलगढ़ हो जाएगी, ठीक है। फिर आएगा सांगा। सांगा के समय वापस राजधानी चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। फिर सांगा का पुत्र उदय सिंह। उदय सिंह के समय राजधानी कुछ समय तक तो रही कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ राज्याभिषेक हुआ, फिर अकबर का आक्रमण, फिर चित्तौड़ चला गया था उदय सिंह। चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ अकबर का, तो फिर उदय सिंह पहाड़ियों में उदयपुर साइड में आ गए थे। और उस इसके बाद में उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के समय बहुत सारी राजधानियां बदली। सबसे पहले महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ के बाद में हल्दी घाटी के बाद में कुछ समय तक अस्थायी राजधानी गोगुंदा हुई। फिर अस्थायी राजधानी हल्दी घाटी के बाद आवरगढ़ हुई। आवरगढ़ के बाद में फिर वापस महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आ गए थे। और कुंभलगढ़ के बाद में फिर कुंभलगढ़ प्रोसेस, और उसके बाद में महाराणा प्रताप की राजधानी जो है अंतिम वो हुई थी चावंड। चावंड के बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह के समय राजधानी कुछ समय तक चावंड रही और उसके बाद उदयपुर हो गई। और अमर सिंह के बाद फिर उदयपुरी रही। बस अब तो राजी। अब बताओ क्या समस्या है, बताओ। हाँ, वीडियो नहीं कट रहा है, नेट प्रॉब्लम हो सकती है, आप वाले में नेट प्रॉब्लम हो सकती है। अब पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ कल प्रोग्राम है सर। आपका जीके इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? हमने बहुत रातें काली की है, बहुत किए, पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। लग रहा है आपको? आप कई बार क्लास में मजाक करते हैं, उसके आधार पे निर्णय ले लेते हैं कई बार कि क्या किया है। वो लाइफ नहीं है जो क्लास की लाइफ है, एक अलग लाइफ है।
और सब चीज़ों में अच्छी पकड़ बनाई, और इसी का परिणाम है कि मैंने अकेले ने 300 वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, ज्योग्राफी डाल दी, पॉलिटिकल डाल दी, हिंदी डाल दी, और कंप्यूटर भी आता है लेकिन नहीं डाल रहे, अब टाइम नहीं मिल रहा। कुछ पूछना है और? कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ एक ही है क्या? नहीं दोस्त, जयमल राठौड़ का भतीजा था कल्ला राठौड़। कुछ पूछना है दोस्तों? आप सबको कल 26 जनवरी है, आप सबको बधाई। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और सबको बधाई मेरी तरफ से, खुशियां, लाडू वाडू सबको। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही? राजेश यादव, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। चलो बताता हूं, देखो चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही। देखो, चावंड जो राजधानी बनी थी वो महाराणा प्रताप के समय 1585 में बनी थी। ये प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, यानी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आया जिसमें बच्चों ने गलती क्या की। सबको ये पता था कि चावंड राजधानी 1585 में बनी, लेकिन गलती क्या की, उन्होंने सोचा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु तक रही। उन्होंने 1597 में से 1585 घटा के उत्तर करके आए, वो ऑप्शन भी था उसमें। तो महाराणा प्रताप की राजधानी, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह के समय भी राजधानी चावंड रही, ठीक है। और अमर सिंह ने जब संधि की 1615, और जब संधि हुई तो उसमें यह तय हुआ कि आपका सब कुछ हम वापस देते हैं, आपका चित्तौड़ ले लो, मांडलगढ़ ले लो, कुंभलगढ़ ले लो, सब कुछ ले लो आपका वापस। तो तब अमर सिंह के समय राजधानी उदयपुर हो गई थी, चावंडी रही थी अमर सिंह के समय। लेकिन उसमें जो उत्तर था 1613 से घटा रखा था फर्स्ट ग्रेड में, इसने उसने चावंड राजधानी बताई थी। देखो 1613 में से मैं घटाता हूं 1585, कितने बचते हैं? 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 6 7, हाँ बिल्कुल 28 उत्तर था उसका। तो वैसे चावंड राजधानी 30 वर्षों तक रही, लेकिन उसका 1613 भी सही हो सकता है, क्योंकि 1613 में जैसे ही खुर्रम ने अभियान शुरू किया था तो अमर सिंह ने चावंड छोड़ दिया था। तो वैसे देखें तो 1613 तक है, लेकिन कोई राजधानी नहीं रही थी 2 साल, तो उस हिसाब से कुछ किताबें इसे 1613 लिख देती है, कुछ 1615 लिख देती है। दोनों ही सही है, ज्यादा ही करो तो 1615 कर लेना, 1615 तक रही थी, ठीक है। और कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? हाँ 30 वर्ष सही है, 28 या 30 सही है, दोनों ही सही है आपकी बात। उस समय 28 माना था आरपीएससी ने, वो 1613 के आधार पर मान लिया था। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं सोमवार को, ठीक है। मुगलों का चित्तौड़ पर अधिकार यहां तक रहा 1615 तक, चित्तौड़ वापस दे दिया था अमर सिंह को उस संधि के तहत, मेवाड़ मुगल संधि तक, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं जल्दी।